कल हम लोगों ने मराठा शक्ति के बारे में बातचीत की थी। वो कहानी कल टाइम कम था, अधूरी रह गई थी। आज पहले उसको पढ़ते हैं, फिर किताबी भाषा की बात करेंगे। चलिए, कल हम लोगों ने बातचीत जो शुरू की थी वो मराठा शक्ति का उदय, कि कैसे कैसे मराठों का उद्भव हुआ। मराठा का शाब्दिक अर्थ है रथ बनाने वाले। कैसे मराठों में सबसे बड़ा नाम, पहला बड़ा नाम, जिसको कि उपाधि भी जिन्होंने धारण की, छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति एक ऐसा चेहरा जिनके कारण आज तक महाराष्ट्र में एक भगवान के रूप में पूछती है जनता महाराज, जैसे इनके नाम के आगे जो लगा छत्रपति महाराज शिवाजी। शिवाजी 12 साल का एक बच्चा जिसको प्रॉपर्टी मिली अपने पिताजी से, कि उन्होंने पूना की जागीर जो इनके दादा की थी वो उनको दे दी कि भाई ये तेरी प्रॉपर्टी है, इसको संभाल। 13 साल की छोटी सी एज में माँ ने शादी कर दी, क्योंकि कोई ना कोई इस तरह का एक संगी साथी कि भाई जिनके परिवार का भी दबाव फील करें आसपास के लोग, वो इन लोगों ने शुरुआत की पूना से। और पूना से धीरे 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 बच्चे, क्योंकि उस टाइम तो बचपना था, फिर मन में आया कि नहीं, इनकी माँ बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती हैं, जीजाबाई। इन्होंने इतनी कहानियां, सच्ची कहानियां, वीरों की गाथाएं अपने बेटे को सुनाई, और धीरे 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 बाल मन पे ऐसी छाप पड़ी कि हिंदुत्व का, स्वराज का ये जो शब्द थे, ये इनके मन में ऐसे रच बस गए कि इनके दिमाग में आया कि मुझे अपना राज चाहिए। और भारत पर बेशक मुगल बैठे हों, लेकिन हम मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। और शिवाजी महाराज ने स्टार्टिंग में तो एक मराठा ही थे, नॉर्मल सरदार थे, और इन लोगों ने धीरे धीरे करके अपना एरिया पहले बढ़ाया, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो ही फिर जनता बढ़ेगी, फिर टैक्स बढ़ेगा, फिर सेना बनेगी, फिर और एरिया बढ़ेगा। इनका उस टाइम में लक फैक्टर थोड़ा काम कर गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ना हमेशा जैसे किसी भी काम को जमाने के लिए मेहनत चाहिए होती है, मेहनत के साथ किस्मत भी साथ दे तो चीज की स्पीड बढ़ जाती है। वही इनके साथ हुआ, क्योंकि जब इन्होंने दक्षिण भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की इन इलाकों में, उस टाइम पे मुगलों के बहुत बड़े एक आदमी जिनका नाम था औरंगजेब की और साउथ में एक टक्कर मैंने बताई थी, जो निजाम बाद में जो हैदराबाद के आसपास का इलाका है, ये बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर, 5 इलाके कल बताए थे। तो बीजापुर में जो इलाका था, आदिल शाह जहां का वो राजा था, ये इनका इलाका था। तो ये आदिल शाही इलाका और औरंगजेब जो मुगलों को रिप्रेजेंट करता था, तो एक तरफ से मुगल टक्कर ले रहे हैं और एक तरफ से बीजापुर वाले, दोनों मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं। वो चाहता है हमारा हक रहे, ये हमारे अंडर रहे, ये चाहते हैं हम स्वतंत्र रहें। ये दोनों इतने लड़ रहे हैं कि इनकी नजर तीसरे पे है ही नहीं। और उस टाइम धीरे 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 करके अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाते 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 चले गए ये मराठा सरदार जिनका नाम है शिवाजी। अभी शिवाजी के नाम में छत्रपति नहीं लगाते, क्योंकि बहुत लेट लगेगा। अभी शिवाजी महाराज भी नहीं है, शिवाजी सिर्फ एक मराठा सरदार है, मराठों के सरदार हैं, लेकिन दिमागदार हैं, तेज दिमाग हैं। प्रॉपर्टी बढ़ाते बढ़ाते मैंने कल कहानी सुनाई थी कैसे कि जब इनकी प्रॉपर्टी काफी बढ़ गई, इनकी सेना भी थोड़ी मोड़ी इकट्ठी सी हो गई कि हाँ भाई हमारे पास अब हम अपने बलबूते पे लड़ सकते हैं। उस टाइम औरंगजेब के पिताजी बीमार पड़े, औरंगजेब यहाँ से छोड़ के ये इलाका और भागा आगरा में, जाके उसने राज्याभिषेक करा लिया। जब वो वहां भागा तो आदिल शाह ने देखा, बीजापुर वालों ने, कि हमारे आसपास जब तक हम उस लड़ाई में इन्वॉल्व रहे, एक नया लड़का हिंदू उभर गया जिसका नाम है शिवाजी। तो इसका अब नजर में आ गया, तो इसको खत्म कराने का टारगेट बना के इन्होंने एक बहुत लंबे तगड़े अपने आदमी को, जिसका नाम था अफजल खान, इसको भेजा। अफजल खान की कल मैंने सारी कहानी, वो जंगल में छिपे हुए थे, कैसे शिवाजी, फिर कैसे एक ब्राह्मण को मंदिर में बुलाया, फिर उसने इशारा किया कि वो उसकी मंशा ठीक नहीं है, फिर कैसे उसको अपने वो अंगूठियों की जगह हथियार पहन के, जो देखने में अंगूठी जैसा था, इनका सीना चीर दिया पेट तक, और तुरंत से सारी सेना में गाजर मूली की तरह इनको काट डाला। अफजल खान के मरते ही इधर के लोगों को, आसपास को सबको लगा कि यार ये कोई ताकतवर लड़का उभर गया, जिसने कि अफजल खान जैसे ताकतवर सेनापति को नहीं छोड़ा, तो बीजापुर आदिल शाही को टक्कर देने वाला कोई नया उभर के आ गया, जिसका नाम है शिवाजी। धीरे धीरे करके शिवाजी की भी हिम्मत बढ़ने लगी। जैसे एक सक्सेस आपको कॉन्फिडेंस दे देती है ना, फिर और सक्सेस, तो आप कॉन्फिडेंस के लेवल से भरपूर आगे आगे बढ़ते जाते हैं। अब शिवाजी को दिखने लगा कि भैया मैं जो हूँ प्रॉपर्टी को और बढ़ाने की मेरे अंदर काबिलियत है, लायकियत है। धीरे धीरे करके ये अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने लग गया और बढ़ाने लग गया। लेकिन ये बात अखरेगी अब जो आदमी ऊपर जाके बैठा था, यानी औरंगजेब को, क्योंकि वो दिल्ली भी चला गया ना, आगरा में देखो लड़ा था, पहले राज्याभिषेक कराया, फिर दिल्ली गया, अपने पिताजी को पकड़ा, आगरा के किले में कैद करवा दिया, और अपने आप दिल्ली में जो शाहजहां की गद्दी थी उस पर बैठ गया। भाई इसकी गद्दी तो हो गई, वो शाहजहां कैद करा दिया, तो अब दिल्ली में बैठे मुगल, अंतिम मुगल ताकतवर राजा जिसका नाम है बादशाह जो है औरंगजेब। अब इसकी नजरों में ये बात आई कि जब मैं नीचे था तो मेरी टक्कर सिर्फ आदिल शाही से थी, लेकिन आदिल शाही को भी टक्कर देने वाला एक नया हिंदू, ज्यादा हिंदुत्व की बात करने वाला, स्वराज की बात करने वाला एक नया लड़का उभर गया, और बेहतर हो मैं उसे वहीं दबा दूं, वरना कल को वो दिल्ली तक पे नजर उठा लेगा। तो उसने अपने मामा को, इसके मामा थे औरंगजेब के मामा हैं जिनका नाम है शाइस्ता खान। शाइस्ता खान, पहले अफजल खान था ना आदिल शाही वाला, अब शाइस्ता खान है। तो मुगलों को किसी चीज की कोई चिंता थोड़ी है, इनके पास लाखों की सेना, ढेरों हथियार, इनको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है छोटे राजाओं की, क्योंकि सेना छोटी है, हथियार छोटे हैं, रिसोर्सेज नहीं है। तो शाइस्ता खान कहते हैं 80,000 कहीं लिखा लाख सैनिकों की सेना लेके यहाँ दिल्ली से कूच कर लेता है एक बहुत बड़ी सेना के साथ। उसका टारगेट है शिवाजी को रोकना। भाई शिवाजी जो है सिर पे चढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे इसने सारा एरिया हड़प लिया, और ये मुगलों की मलकियत थी, तो उसको रोकने के लिए एक बड़ी सेना लेके पहुंच गया। शिवाजी बहुत समझदार है, शिवाजी इस चीज को भांप गए कि यार इनसे टक्कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी सेना लेके आ रहे हैं। देखो अफजल को तो उसने रोक लिया क्योंकि वो 10-20 हजार की सेना थी, लेकिन अब बात लाख के आसपास की है। इनके पास कुछ मुट्ठी भर सैनिक थे और उसकी लाखों की सेना। तो बेवकूफी होती है अगर ये कहते कि मैं लड़ूंगा, तो क्यों जानबूझ के अपना उखली में सिर देना, मरना। ये पता था कि जो जाएगा वो मरेगा, 80,000 के सामने थोड़ी 1,000-2,000 टिकेंगे। तो उन्होंने समझदारी की और उन्होंने सीधे अपना गायब हो गए। जब ये आई ना सेना कि भाई कहाँ है शिवाजी, तो मिले ही नहीं, गायब अपने पहाड़ों में। पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पहाड़ियों में छिप जाते थे, मिलते ही नहीं थे। और जो ये उत्तर से आए ना मुगल, इनको तो पता ही नहीं कि पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो कैसे पकड़ बनानी होती है। इनकी सेना, इनके हाथी, इनके घोड़े बेकार हैं पहाड़ियों में, क्योंकि हाथी थोड़ी पहाड़ पे चढ़ के लड़ने जाएगा। उस पर तो वो गुरिल्ला पद्धति होती है ना, छिप छिप के तीर चलाने वाली और इस तरह से अटैक करने वाली, छिप
चिपके वो वाली पद्धति जिसको आती है वो कामयाब होते हैं। मुगलों की पद्धति थी तोप वाली या भालों वाली और इस तरह की, वो पद्धति यहाँ कामयाब नहीं थी। तो उसने एक छोटी सी सेना थी उसके पास, उसने सोचा क्यों लड़ना फालतू में, वो जाके छिप गया जंगलों में, निकला ही नहीं। महीना 2 महीना 6 महीने पड़ी रही सेना। शाइस्ता खां का भी क्या बिगड़ना था, अगले के पास पीछे बैक बहुत स्ट्रांग थी औरंगजेब की, बादशाहत के मालिक थे ये लोग, इसका खुद का भांजा है, तो कोई चिंता नहीं, पड़े रहे। कई महीने बीत गए, धीरे धीरे शाइस्ता खां को लगा कि वो डरपोक था, चूहा था पहाड़ी, और वो डर के भाग गया, अब नहीं आएगा। ऐसी गलतफहमी शाइस्ता खां के मन में आई और इसी टाइम का फायदा उठाया, इसी मौके का फायदा उठाया शिवाजी ने। क्योंकि एक दिन इस 80,000 की सेना के मालिक के इस एरिया में बिल्कुल खुलेआम, किसी को पता ही नहीं है शिवाजी है, भेष बदला और एक बारात के रूप में 400 सैनिकों को ले आया। अब लोगों को दिखा ये बाराती हैं 400 आदमी, और पहले शादी ब्याह में ना 400-500 लोग आते, कई कई दिन पड़े रहते थे उसी इलाके में, शहर या गाँव में। तो बारात के रूप में 400 आदमी आए, वास्तविक तौर पे ये उसकी सेना थी 400 आदमियों की, और ये रातों रात यहाँ घुसा। और इन जो ये पड़े हुए यहाँ इतनी बड़ी सेना लेके, इनको लगा ये भैया नॉर्मल आदमी है, शादी ब्याह तो जनता तो करेगी ना, लड़ते राजा थे, जनता थोड़ी लड़ती थी, जनता तो अपने शादी ब्याह मौज मस्ती खाना पीना सब चलता था। तो यहाँ 400 आदमियों की उनको लगा वैसे ये बाराती हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक के बारात के फॉर्म में चले गए नाचते गाते। तो आराम से सब सोए हुए हैं। ये बाराती जो है असलियत में ये बाराती थोड़ी है, ये तो उसकी सेना है, ये रात भर नहीं सोए। और जब सुबह का टाइम हुआ, 2 से 4 बजे का जो टाइम होता है ना सुबह का, ये सबसे गहरी नींद का टाइम होता है। जैसे 4 बजे के बाद तो आंख खुलने लगती है लोगों की, लेकिन 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे आदमी बिल्कुल ये मान लो अध मरी अवस्था में होता है। 9-10 बजे 11 बजे भी आदमी कच्ची नींद होती है, उठ सकता है, और सुबह के 4 बजे के बाद भी वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन जो 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे का टाइम है ना, इस टाइम पे आदमी पूरी तरह से नींद में होता है, उसको कुछ नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। इस टाइम सुबह होने से पहले और आधी रात के बाद अटैक किया इन 400 लोगों ने सोते हुए इस पूरी सेना पर, मेनली शाइस्ता खां पर। शाइस्ता खान देख लिया था दिन में कहाँ रहता है, क्या है, किस टाइम क्या होता है। ये और इसके बेटे और जो भी इसकी सेना के बड़े आदमी थे, रात में सोते हुए पे अटैक हुआ। शाइस्ता खां के भी, जहां इसका महल था, जहां ये रह रहा था, इसके कमरे तक वो लोग पहुंच गए शिवाजी महाराज। और बाय चांस की बात है कि जैसे उस टाइम भगदड़ मची, तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ रातों रात। अभी शाम तक तो कुछ भी नहीं था, उस टाइम लाइट नहीं थी कि ऑन की ओर दिख जाए, तब भाग के मशाल जलाने का टाइम किसके पास था। भगदड़ मची, हाहाकार मचा, भाग रहे हैं, मर रहे हैं लोग, तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। शाइस्ता खां भी उठा हड़बड़ी में और उठ के अपनी जो बड़ी सी खिड़की थी, इस खिड़की के बाहर झांकने जैसे ही लगा ना, शिवाजी उसकी खिड़की के बाहर ही टेढ़े होकर, जैसे मान लो ये खिड़की है, खिड़की के बाहर ऐसे खड़े हुए थे तलवार लेके, और जैसे ही उसने झांकने की कोशिश की, वो बस उसकी किस्मत अच्छी मान लो कि शिवाजी ने वार किया तो उसकी उंगलियों पे वार हो गया, उसकी उंगली कट गई एकदम से, मतलब ये हाथ का अगला हिस्सा कट के नीचे गिरा। बड़ा चालाक आदमी था शाइस्ता, एकदम से गर्दन पीछे कर ली और कहीं अंडरग्राउंड रास्ते से गायब हो गया। हाथ तो कट गया लेकिन शाइस्ता खां बच गया। शाइस्ता खां ऐसा भागा कि फिर कभी दक्षिण में शाइस्ता खां का नाम नहीं आया। तो साउथ में एक तरह से मुगलों को हरा दिया। चालाकी कह लो, तेज दिमाग कह लो, प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लो, आइडिया कह लो, कुछ भी कह लो, या मुगलों की कहे तो भाई ठीक है, उनकी पीठ पे वार, तो वो भी तो ऐसे ही करते थे, तो उनको उन्हीं की तरह से ट्रीट करके और फाइनली शाइस्ता खां की 80,000 की फौज तितर बितर हो गई, गायब नजर आई। तो ये तो बहुत हिम्मत बढ़ गई ना शिवाजी की, क्योंकि शिवाजी की हिम्मत बढ़ना किसको अखरेगा अब, औरंगजेब को, कि मेरे मामा जैसे 80,000 आदमियों की सेना को इसने मार के भगा दिया, सेना भाग गई, इससे डर गई, और थे कितने 400 आदमी, तो ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। औरंगजेब ने अब इनके ऊपर चढ़ाई की। अच्छा, इससे 1 साल पहले और 1664 की बात और बता दूं, शिवाजी की हिम्मत इतनी बढ़ गई, शिवाजी को लगा यार पैसा चाहिए, मुझे सेना बढ़ानी है। तो शिवाजी को लगा कि कोई अमीर सा इलाका लूट लेते हैं, भाई पैसे का तरीका लूटी होती है और तो कोई पैसा आएगा नहीं। तो शिवाजी ने क्या किया, यहाँ सूरत को टारगेट बनाया, बहुत अमीर इलाका सूरत का। शिवाजी ने सूरत में लूट की, सूरत गया अपनी सेना को लेकर और लूट लिया व्यापारियों को और जिनके पास खूब पैसा था। कहते हैं उस टाइम में 1664 में 1 करोड़ रुपए लूट के ले आए शिवाजी। 1 करोड़ आज भी बहुत बड़ी बात है, तब तो 1 पैसा दाम आने छोटी मुद्रा हुआ करती, तब 1 करोड़ की लूट की शिवाजी ने। किसके इलाके में, सूरत के इलाके में। सूरत किसके अंडर था, औरंगजेब। ये खुली चेतावनी थी औरंगजेब को कि अब तू देख ले मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब औरंगजेब जो है बहुत गुस्से में आए कि इतनी हिम्मत हो गई, कल का ये उभरता हुआ लड़का जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, जिसके माँ बाप की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जगह नहीं थी। जैसे औरंगजेब को देखे तो उसके दादा परदादा, उनके भी दादा कितने बड़े आदमी थे, तो इसका तो कुछ बैकग्राउंड था ही नहीं। इसके पिताजी तो खुद आदिल शाहियों के यहाँ नौकरी करते थे, तो ये कौन है नया उभरा लड़का जिसकी इतनी हिम्मत कि मेरी टेरिटरी पे अटैक कर रहा है। तो अब औरंगजेब स्ट्रिक्ट हुआ और इन 2 घटनाओं ने तो उसको लग कर दिया कि भैया अब इसको जो है ठीक करना पड़ेगा लड़के को, नहीं तो ये बहुत दुखी कर देगा। और अब औरंगजेब ने एक बहुत बड़ा आदमी राजा जयसिंह, जो इसके अंडर काम करता था, राजा जयसिंह, इनको भेजा। राजा जयसिंह को भेजा कि आप जाओ और 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितने की सेना चाहिए ले जाओ, लेकिन वो हारना चाहिए और मुझे उसकी जो है अपने अंडर उसको ये चाहिए कि भाई वो मेरा तो संधि कर ले या मार डालना। तो राजा जयसिंह जो हैं ये किसके रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हैं, औरंगजेब के। हिंदू हैं ये, और जिससे ये लड़ने जा रहे हैं वो भी हिंदू है, वो है शिवाजी। शिवाजी क्या चाहते हैं, हिंद स्वराज, भाई हमारा देश है, हमारा राज होगा, ये विदेशी इनका राज क्यों होगा, ये भी हिंदू आपस में लड़ेंगे क्योंकि औरंगजेब ऐसा चाहता है। तो जयसिंह बहुत बड़ी सेना लेके, बहुत ही बड़ी सेना लेके पहुंचे। अब जयसिंह के तो पीठ पे हाथ है ना औरंगजेब का, चाहे जो खर्च कर ले, कितनी बड़ी सेना, कितने ही हथियार, को डर नहीं है। लेकिन शिवाजी तो अभी छोटा ही है, चाहे वो कितना भी उसने लूटपाट की हो, तब भी मुगलों की टक्कर में सेना थोड़ी है शिवाजी के पास। देखो औरंगजेब की तो टेरिटरी आज तक का सबसे बड़ा भारत था, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा याद करो सिक्कों की ढलाई औरंगजेब, यानी औरंगजेब बहुत ज्यादा ताकतवर है। पैसे की बात कर लो, टेरिटरी की बात कर लो, आदमियों की बात कर लो, रिसोर्सेज की बात कर लो, औरंगजेब की तो पुश्तें बहुत अमीर रही हैं, इसके पास तो बंधा हुआ पुराना पैसा है। शिवाजी के पिताजी एक नौकरी करते थे, शिवाजी की माँ भी कोई ऐसा बहुत अमीर खानदान से नहीं थी, शिवाजी का बैकग्राउंड जीरो था, जो किया अपने दम पे किया। तो इतने बड़े जिसका बैकग्राउंड तगड़ा, उसके सामने टिकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो राजा जयसिंह है, अब जयसिंह और शिवाजी लड़ेंगे आपस में और जयसिंह जीत जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी सेना है, वो भी हिंदू है, उसको भी समझ है कि क्या क्या शिवाजी कर सकते हैं। फाइनली राजा जयसिंह जीतेगा, शिवाजी पकड़े जाएंगे, शिवाजी हार जाएंगे और शिवाजी ठीक है भाई हार गया तो क्या करें, तो ये कहेंगे ठीक है मैं संधि कर लेता हूँ। जयसिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि होगी जिसे कहते हैं पुरंदर की संधि। 1665 में पुरंदर की संधि, 1665। ये संधि इसलिए कई बार औरंगजेब और शिवाजी के बीच में भी कहते हैं क्योंकि औरंगजेब को ही रिप्रेजेंट करने गया था राजा जयसिंह। ठीक है, तो इस संधि में क्या हुआ, इस संधि में शिवाजी के पास ढेरों किले थे। शिवाजी ने छोटे छोटे तो बहुत सारे 100 प्लस, लेकिन बड़े बड़े उसके पास 35 किले थे।
जिनसे कि उसकी बहुत बढ़िया आमदनी होती थी, क्योंकि इस किले में ये लगा लो कितनी प्रॉपर्टी थी, उसके बाहर जो जनता रहती थी उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बदले उनसे टैक्स लिया करते थे। तो 35 बड़े किले थे शिवाजी के पास जो उसकी आय का मेन साधन थे। इनमें से 23 छीन लिए, 23 चले गए मुगलों के पास। तो आप ये देखो कि 23 चले गए 35 में से, तो कितने बचे? 12 किले। 12 किले में बस इतना ही कमा पाएगा रेवेन्यू टैक्स की, पेट भरता रहे, बड़ी सेना नहीं बना पाएगा। और ऊपर से संधि में था कि कल को अगर मुगलों को जरूरत पड़ी तो तू अपनी सेना भी हमारे पास भेजेगा। तो एक तरह से ना दबाव बना दिया शिवाजी के ऊपर कि तेरे पास कमाई का साधन नहीं छोड़ेंगे इतना बड़ा कि तू ज्यादा सिर पे चढ़े, और अगर कभी कल को जरूरत पड़ी तो हम तुझे अपनी हेल्प के लिए बुला भी सकते हैं। बिना मन के भी पुरंदर की संधि करनी पड़ी शिवाजी को। किले गए सो गए, ऊपर से बेइज्जती भी हुई। शिवाजी के बेटे को औरंगजेब का मनसबदार बनना पड़ा। औरंगजेब का मनसबदार, मैंने आपको मनसब प्रणाली बताई थी जो अकबर ने शुरू की। तो शिवाजी का बेटा एक तरह से मान लीजिए कि नौकरी करने लग गया, चाकरी करने लग गया। किसका? अंग्रेज औरंगजेब का मनसबदार बन गया। तो एक तरह से उसकी ड्यूटी बन गई औरंगजेब की इज्जत करना। ये शिवाजी का बेटा बना है, शिवाजी नहीं बना। अब शिवाजी के मन में पता नहीं क्या था, भगवान जाने क्या प्लानिंग थी इनकी। इन्होंने कहा, जयसिंह का बड़ा बेटा था, उसको बोले कि भाई देखो तुम हिंदू हो मैं हिंदू हूं, ठीक है, तुमने भाई औरंगजेब को रिप्रेजेंट किया, मैं हार गया, मैंने संधि कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बार औरंगजेब से मिलना है, औरंगजेब से मिलना चाहता हूं, मेरी दिल्ली इच्छा है कि मैं देखूं भारत का बादशाह कौन है जिसकी इतनी बड़ी टेरिटरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी मीटिंग हम फिक्स करा देंगे। फिर इसके मन में आया कि ऐसा तो ना हो मैं वहां जाऊं और मुझे मार डाले, गुस्से में आ जाए, किसी बात पे हो जाए कुछ भी। अब राजा बादशाह के तो मनमर्जी चलती थी, न्याय का कोई लिखित में संविधान तो था नहीं। तो जो जयसिंह का बेटा था इसने कहा आपकी जान बची रहेगी इसकी गारंटी मैं लेता हूं, भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, बाकी मीटिंग आपकी हम फिक्स करा देंगे। तो अपनी मीटिंग, भाई मेरी जान नहीं जाएगी इस बात को दिमाग में रख के, और शिवाजी ने कहा ठीक है हमारी मीटिंग फिक्स करा दो, और अगले साल क्योंकि 65 का तो एंड आ गया, 1666 में हम मिलने आएंगे। किससे? औरंगजेब से, ठीक है आ जाना। तो 1666 में शिवाजी और इनका बड़ा बेटा, शिवाजी अपने बेटे को लेके गए जिसका नाम था शंभाजी, तब तो ये बच्चे ही थे। शंभाजी अपने बड़े पुत्र को लेके गए कि चल, इसी को बनाया था ना मनसबदार, चल हम चलते हैं, मिलके आते हैं, भारत का बादशाह भाई कैसे बैठता है, क्या उसका तरीका है, कैसा उसका दरबार सजता है। एक मन में इच्छा होती है ना, अब जैसे अंबानी का घर है तो हर एक इंडियन के मन में चाहिए अंबानी का कैसे रहता है, अंबानी का घर कैसा लगता है, इतना बड़ा घर है तो वो कैसे उसका रहन सहन है, एक इच्छा इसके मन में, देखूं मैं क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे उसका दरबार सजता है। तो 1666 में शिवाजी और शंभाजी पहुंच जाते हैं उसके राजमहल में। किसके? औरंगजेब के। तो जैसे औरंगजेब का दरबार लगता था तो उसमें जाके भी खड़े होना होता था। अब मान लीजिए यहाँ दरबार भरेगा, यहाँ उसकी कुर्सी है बहुत बड़ी, तख्ते ताऊस पे बैठते थे ना सारे, तो उसके बाद यहाँ पे जैसे लाइन 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 बहुत सारे लोग, इसके खास आदमी खड़े होते थे ऐसे लाइंस में, पूरी पूरी लाइंस बनती थी। बेसिकली ये मनसबदार होते थे जो कि राजा के प्रति चाकरी करते थे और उसके प्रति हमेशा हाथ बांध के सर झुका के खड़े रहते थे। तो यहीं पे जैसे एंट्री होती, राजा सबसे लेट आता था, पहले दरबार भरेगा तो यहाँ लाइन में आते जाते लगाते रहते, इस लाइन में बैठो, इसमें बैठो, इसमें बैठो, जैसी जिसकी हैसियत थी, जात सवार टाइप मैंने आपको पढ़ाया था, उस हिसाब से उनको पद मिलता, आगे की लाइन फिर बीच की फिर पीछे किस तरह से। तो यहीं पे एंट्री हुई शिवाजी की और उनके बेटे शंभाजी की। तो शिवाजी और शंभाजी को ना ऐसे पीछे की तरफ लाइन में खड़ा कर दिया, यहाँ ढेरों आदमी खड़े थे, यहीं पे कह दिया भाई आप भी खड़े हो जाओ, दोनों बाप बेटा, ठीक है भाई, जो कह दिया जाके खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो ऐसे ढेर लोग खड़े हैं आगे आगे आगे, जो उनसे अगली लाइन है उनकी इज्जत ज्यादा, जो उससे और आगे वो और ज्यादा। तो शिवाजी महाराज को लगा, अभी तो शिवाजी महाराज नहीं है, इनको लगा यार ये अच्छी बेइज्जती है, मैं यहाँ मिलने आया था कि बराबरी पे बैठाएगा, बातचीत करेगा, जैसे एक भाई गेस्ट की तरह सोच के आए थे ना कि मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक लाइन में पीछे खड़ा कर दिया कि जब महाराज, जब ये बादशाह आएंगे तो अपनी बात कर सकते हो, नहीं तो चुपचाप यहाँ खड़े रहो, चाय पानी तो बहुत दूर की बात है, इतनी भी इज्जत नहीं है कि बैठा दें। तो इनको बहुत बेइज्जती फील हुई। और इनकी अगली लाइन में एक आदमी लगा हुआ था जो अगली में है तो उसकी इज्जत ज्यादा है, इन्होंने देखा वो आदमी है जिसको कभी शिवाजी ने हराया था बहुत बुरी तरह, जिसने शिवाजी के सामने घुटने टेके थे, आज वो आदमी जिसको शिवाजी ने कभी घुटने टेकने पर जान बख्शी थी उसके आगे की लाइन में खड़ा और इज्जत के साथ खड़ा है कि देखा तुम मुझसे पीछे है। ये बेइज्जती फील हुई शिवाजी को, बहुत ज्यादा बेइज्जती। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि इनका बेटा मनसबदार था और मनसबदार हैसियत के अनुसार खड़े किए जाते थे और उनके बेटे की हैसियत मनसबदारों की इस लाइन की थी, और जो आदमी इनसे हारा था कभी वो खास आदमी बन गया था, वो इनसे अगली लाइन में था। तो मनी मन में ना कुड़ रहे थे शिवाजी, भाई क्या तरीका है, तरीका होता है कोई मिलने आया तो उसको ऐसे खड़ा किया जाता है, मैं भी तो एक अपने एरिया का हेड हूं। तो यहाँ पे जैसे ही एंट्री हुई बादशाह की, बादशाह जाके बैठे अपनी सीट पे, औरंगजेब, तो औरंगजेब जैसे ही बैठे तो शिवाजी महाराज ने कहा बादशाह तो आपकी बहुत बड़ी है, नाम बहुत सुना था, पर मुझे शर्म आ रही है ये सुन के देख के कि आपके यहाँ अतिथि का, राजाओं का कोई स्वागत नहीं होता। तो औरंगजेब को नहीं पता है कौन है भैया, बोले ये शिवाजी है। तो कौन शिवाजी? दक्षिण भारत में थोड़ा छोटी मोटी रियासत है इनकी। अच्छा, तो बोला अच्छा किसकी इज्जत नहीं हुई? तो बोला मेहमानों की, मतलब हमारी। तो औरंगजेब ने कहा आप कहाँ के महाराजा हैं? तो बोला हमारी रियासत है मराठों की। बोला अच्छा आपने कब महाराजा की उपाधि ग्रहण की? क्योंकि जब महाराजा की उपाधि ग्रहण करते थे ना, कोरोनेशन जब होता था तो वो तिलक लगता था, बैंड नगाड़े बाजे बजते थे और फिर सिक्के ढाले जाते थे, फिर राजा का तुलादान होता था, मतलब एक पूरा प्रोसेस था, एक लंबा चौड़ा, आसपास के सब राजाओं को इन्विटेशन मिलता था। तो बोला आपने कब धारण किया ये महाराज की उपाधि? तो कोई आंसर नहीं था, शिवाजी क्या कहें, क्योंकि शिवाजी ने ना तो राज्याभिषेक कराया था, ना ही महाराज की उपाधि धारण की थी, ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। तो शिवाजी तो कुछ ऐसा सोचते नहीं कि मैं अलग हूँ, वो तो जनता के बीच में से एक आदमी थे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। तो शिवाजी महाराज ने जब ये सुना तो उनको सच में बेइज्जती लगी कि औरंगजेब ने ऐसी बेइज्जती कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा भाई मैं, ये मेरा बेटा है, हमारी लड़ाई हुई, संधि हुई, मेरा बेटा आपका मनसबदार होगा, वो बेशक लाइन में लगता है लेकिन मैं मनसबदार थोड़ी हूँ, मुझे क्यों खड़ा किया गया? वो बहस बढ़ते बढ़ते औरंगजेब के साथ तू मैं पे बात आ गई, बात इतनी बढ़ गई कि औरंगजेब गुस्से में आ गया और उसने कहा पकड़ो इनको, इनको कत्लेआम करा दो, मतलब इनको मार डालो। तो ये बात जब हुई कि इनको मरवा दो कैद करके, तो एकदम से जयसिंह का बेटा आया, उसने कहा महाराज माफ कर दीजिए, बादशाह माफ कर दीजिए, इनको अकल नहीं है, मैं इनके बिहाफ पे माफी मांगता हूँ। किसी तरह शिवाजी को चुप कराया, उनके बेटे को चुप कराया, और फिर वो औरंगजेब गुस्से में ज्यादा में था, उसने कहा इनको छोड़ना नहीं है, इनको कैद तो कम से कम करो, कितनी बदतमीजी कर रहे हैं बादशाह के साथ। तो शिवाजी और इनके बेटे को किसी तरह जान बचवा ली जयसिंह के बेटे ने, इनको कैद कर दिया, आगरा के किले में इनको कैद कर दिया गया। तो वहां ये कैद में अब जेल में बंद हो गए आगरा के किले में।
तो आगरा के किले में ठीक है भैया कट रहा है दिन। अब सोचो उस टाइम कोई ऐसा व्हाट्सएप और फेसबुक और कॉल तो थी नहीं कि अपने घर बताने कि मैं कैद कर लिया। घर वाले चिंतित हैं कहाँ गया भाई, गया हुआ था दिल्ली, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। यहाँ ये कैद हो गए। अब जेल में काफी दिन तक बंद रहे कैद खाने में, तो यहाँ कैद खाने में ना इसके दिमाग में आया कि यार ऐसे थोड़ी जीवन कटेगा। तब ऐसा भी नहीं था कि 1 महीने 2 महीने, क्या पता पूरा जीवन ही कैद खाने में काटना पड़ जाए। औरंगजेब को ना याद रहे भाई, नाग लेके दिमाग में आया कि छोड़ना तो पड़ा रहेगा, तो इनके दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। इनके दिमाग में एक ट्रिक सूझी। जैसे राजा महाराजा जो कपड़े पहनते थे अमीर लोग, उनके कपड़े ही कई कई लाखों रुपए की कीमत, गले में महंगी महंगी मोतियों की माला, हाथों में जो भारी भारी कड़े या बाजूबंद, ये सब सोने का बनता था उस टाइम। तो इन्होंने खूब कपड़े और बढ़िया इस तरह से, जैसे राजा होते हैं इस तरह से गए थे। तो यहाँ पे कैद खाने में 1-2 महीना काटने के बाद एक दिन इनका जन्मदिन, इनके दिमाग में एक प्लान आया। इन्होंने कहा मेरा जन्मदिन है। तो राजा अपने जन्मदिन पे ना दान किया करते थे, जैसे अपने पूरे इलाके में जहाँ कहीं गरीब है लड्डू बंटवा दिए, फल बंटवा दिए, इस तरह से बहुत लोग दान करते थे। तो शिवाजी ने जयसिंह के बेटे को बुला के कहा मेरा आ रहा है जन्मदिन और मैं दान करता हूँ हर साल अपने जन्मदिन पे, अब भी करूंगा। मैंने बताया महंगे कपड़े हैं, महंगे गहने, एक गहना अगर दे देंगे तो उसके बदले में कितने ही फल बंटवा दे, इतना महंगे गहने थे उस टाइम पर। तो इन्होंने कहा कि मैं ना दान करना चाहता हूँ फलों का, मिठाइयों का, तो अरेंज करवा दो। जैसे 2 माला तोड़ के दे दी तो हो गया अरेंजमेंट। अब वहाँ पे क्या किया गया, जन्मदिन पे बड़े बड़े बक्से टाइप बनाए गए, बहुत बड़े बड़े, कि भाई इनमें भर भर के मैं दान करूंगा। अब इनमें भर के जेल से कुछ इस तरह का कह दिया भाई हम पूजा प्रार्थना करेंगे और यहीं पे वो सारे बक्से रख देना और हम उनमें जो टीका वीका लगा के फिर उनको हम बाहर, मैं नहीं जाऊंगा, आप ले जाके गरीबों में बांट देना। तो हो गई सारी बात। ऐसे 20-30-40 बक्से तैयार करवा लिए, पूरे के पूरे भरे हुए। जैसे ऊपर इनमें मान लो फल रख दिए, सबसे ऊपर फलों के नीचे फिर एक चादर बिछा दी, मतलब सबसे पहले नीचे मान लो मिठाई रखी, फिर एक चादर टाइप पत्ते टाइप बिछा दिए, फिर फल रख दिए। तो फल और मिठाई एक एक बक्से भर के अलग अलग गाँव में बंटवाने के लिए ऐसे ढेरों बक्से बनवा दिए। अब इन बक्सों को तैयार करके पहले राजा के जहाँ वो कैद था वहाँ लाया गया। उसने कुछ दिखाया, फॉर्मेलिटी जो दिमाग में प्लान था फॉर्मेलिटी की, थोड़ी बहुत हिंदू धर्म में टीका लगा दिया या शुभ लाभ का चिन्ह बना दिया। फाइनली बोले कि ठीक है अभी बक्से जो है बाहर एक एक करके निकल जाएंगे जेल से बाहर, कैद खाने से। तो जैसे पहला बक्सा आया तो जो कैद खाने से बाहर आया तो संतरी खड़े हुए थे, उन्होंने खोला बक्सा, चेकिंग की, हाँ ठीक है लड्डू है, मिठाई है, फल है, चला 1 2 3 4 5, अब 6-7 जब चले गए तो उनको लगा क्या होगा इसके अंदर, यही तो निकलेगा और क्या निकलेगा अंदर से। तो 7-8 चेक करके जो पीछे वाले बक्से थे उनकी चेकिंग हो गई बंद। शिवाजी के दिमाग में ये बात पहले से थी कि इसकी चेकिंग बीच में जाके बंद हो जाएगी। शिवाजी ने क्या किया, एक बक्से में सबसे नीचे खुद लेट गए अपने आप, मान लो यहाँ शिवाजी लेट गए और उसके ऊपर फिर वो बिछा के पत्ते वगैरह और उसके ऊपर फिर कर दिए यहाँ फल 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 पूरे में इतने भर दिए कि उनको दिख ही नहीं सकते। अब वो इतनी भारी भारी थी, मान लो 100 किलो उसमें सेब या अमरूद रखने थे, उनकी जगह खुद लेट गए। तो आराम से किसी को पता ही नहीं चला और जैसे चलते चलते चल भी निकाल, हाँ फल है, खोल के फॉर्मेलिटी के लिए देखा, ऊपर फल दिखे, वो सारा चलता कर दिया। अब ये बाहर ले जाके अपने आजाद हवा में निकल गए बाहर और आजाद होकर अपने अपने प्रॉपर्टी में भाग गए वापस। फिर थोड़ी पकड़ा जाना पॉसिबल होता है। तो इस तरह से आगरा के किले में कैद खाने से निकल गए ये, फलों की टोकरी में बैठकर। ये फेमस किस्सा है शिवाजी के जीवन काल का। फाइनली जाके कहते हैं एक हमशक्ल सा था कोई, वो वहां बैठा दिया। काफी दिन बाद पता चला कि भाग गया शिवाजी, पता ही नहीं चला। अपने एरिया में गए, वो बेइज्जती शिवाजी भूले नहीं थे कि तू कहाँ का राजा है, कब तेरा राज्याभिषेक हुआ। ये चीज मन में खटकती रही, लेकिन अब करें क्या। तो राजा बनने के लिए पहले तो 23 किले तो पहले जा चुके ना भाई, संधि तो मानी जाएगी, 23 किले इसके चलेगा, उसके पास बहुत थोड़े किले हैं। तो इसने सबसे पहले का प्रॉपर्टी बढ़ाऊंगा, दोबारा से ट्रैक पे आए और वापस से अपने आसपास के एरिया में इन्होंने प्रॉपर्टी पे अटैक करके उसको जीतना शुरू कर दिया। तब तक औरंगजेब को और 1000 तरह की प्रॉब्लम टेंशन आ गई, उसका ध्यान इससे हट गया, उसको ध्यान नहीं रहा, मतलब उतना दिया नहीं ध्यान उसने जानबूझ के, क्योंकि ऐसे ढेर लोग होते हैं। फिर दोबारा प्रॉपर्टी लूटने लग गया और लूटते 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 इसने फिर फाइनली अपना एरिया टेरिटरी बढ़ा ली। और अब सबसे पहला काम किया जब थोड़ा सा एरिया इसका फैला 1674 में, देखो 66 में बेइज्जती हुई थी, 8 साल लग गए दोबारा से अपनी स्थिति बनाने में और 8 साल बाद इसने अपना राज्याभिषेक कराया, कोरोनेशन, राज्याभिषेक। एक बहुत बड़े काशी के विद्वान पंडित थे, उनको बुलाया गया, काशी के विद्वान पंडित को, भट्ट करके उनका सरनेम था, और उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया। फिर जिस दिन राज्याभिषेक हुआ उस दिन फिर इनके नाम के आगे लग गया छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ से शुरुआत है छत्रपति शिवाजी की। इससे पहले ये मराठा सरदार थे, अब इनका नाम ये है छत्रपति शिवाजी महाराज। सेम डे इनके नाम के सिक्के ढाल दिए गए, क्योंकि राजा वो होता है जिसके नाम के सिक्के चले। इनका तुला दान किया गया, जितना इनका वेट था उतना सोना दान, उसे कहते हैं तुला दान। इसी दिन इन्होंने दोबारा से विवाह भी किया। पहले इनकी पत्नी थी सालबाई, इन्होंने 7 शादियां की थी, तो अब फिर दोबारा से इन्होंने शादी की है। तो जो राजा बनने के लिए कंडीशंस है ना, वो सारी कंडीशंस पूरी कर दी और अब इनके जो जनता थी इनकी, उन्होंने इनके नाम में जोड़ दिया छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो हर जगह छत्रपति शिवाजी छत्रपति। पहले शिवाजी मराठा सरदार थे, अब वो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ये 1674 में किया, लगातार आगे बढ़ते रहे, अपना एरिया बढ़ाते रहे, लेकिन अभी भी कमी है। फाइनली जाके 1674 के बाद इन्होंने एक और बार सूरत को लूटा, सूरत बहुत अमीर था, लेकिन इनके जीवन में ना बहुत सारे दुख आन पड़े। इनका जो बड़ा बेटा था संभाजी, उसकी वाइफ जो थी उसने कोई दूसरी शादी कर ली, उस टाइम उसको गलत मानते थे, कुछ इस तरह की सिस्टम मतलब प्रॉब्लम इनके घर परिवार में आ गई कि ये बहुत टेंशन में रहने लग गए और बहुत छोटी सी एज में 1680 में ही इनकी डेथ हो गई। महज 6 साल तक ये छत्रपति की गद्दी पर बैठ पाए और 6 साल बाद 1680 में एक दिन ये अचानक चल बसे, महज 52 ईयर्स की एज में। 52 साल बड़ी उम्र नहीं होती। ये देखो छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ, जबकि औरंगजेब 1618 का जन्म हुआ है। ये 80 में चले गए और वो 27 साल बाद गया, तो ये कितनी यंग एज में चले गए। 52 साल में सब कुछ छोड़ के प्रॉपर्टी बना के ये चल बसे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी यहाँ पे एंड होती है। लेकिन अभी मराठा साम्राज्य खत्म नहीं हुआ। शिवाजी महाराज का बेटा था, बड़ा बेटा, क्या नाम है उसका, संभाजी। संभाजी से पहले ना शिवाजी को ही पढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर वरना तुम्हारे दिमाग में ये कहानी जो है वो अधूरी सी रहेगी। एक बार शिवाजी पढ़ लेते हैं, फिर टाइम मिलता है तो अभी संभाजी, नहीं तो फिर कल।
देखो शिवाजी महाराज के बारे में जो पॉइंट्स एग्जाम में आ सकते हैं, यहाँ से शुरू होता है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ढेरों किले, तोरण का किला, जिंजी का किला, रायगढ़ का किला, शिवनेरी का किला। रायगढ़ तो उन्होंने राजधानी बनाई थी ना, ये कुछ किले हैं। आज भी ये एज इट इज खड़े हैं, कभी आप जाएं तो आपको देखने का मौका मिलेगा। आज भी बहुत सारे टूरिस्ट घूमने जाते हैं और तब देख के लगता है कि कैसे पथरीले पहाड़ी इलाके में ऊपर की तरफ पहाड़ों पर किले बना के बैठते थे। और मुगलों का वहां जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुगलई सेना को मैदानों में लड़ने की आदत थी और वो पहाड़ों में लड़ना नहीं जानती थी। तो मराठा साम्राज्य क्या बता रहे हैं शिवाजी। शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, शताब्दी आप जानते हैं ना, आगे बोलते हैं, 1600 की बात करेंगे और कहेंगे 17वीं, उत्तरार्ध मतलब बाद की। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ। भाई ज्यादा अगर देखेंगे बड़े कब बने तो 1664, 65, 74, 80, तो वो 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, मतलब 1650 के बाद का हिस्सा। शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के शिवनेर किले में हुआ। जन्म शिवाजी का, ये पूछेंगे शिवनेर किले में, राजधानी बनेगी रायगढ़, फाइनल जीतेगा जंजी का फोर्ट, सबसे पहले सिंहगढ़ जीता था। तो पूना के शिवनेर किले में इनका जन्म हुआ। शिवनेरी एक देवी थी, इनकी मां बहुत पूछती थी उनको, इसलिए अपने बेटे का नाम शिवाजी रख दिया। तो शिवनेरी का किला, शिवनेर का किला शिवनेरी देवी का नाम है। 1627, अगर आप विकिपीडिया चेक करोगे ना 1630 मिलता है, लेकिन किताबें 27 के साथ जाती हैं। शिवाजी के पिता थे शाहजी भोसले। शाहजी भोसले बहुत ताकतवर थे, लेकिन हिम्मती नहीं थे। शिवाजी ताकतवर नहीं थे, लेकिन हिम्मती थे, इसलिए अपनी मां की बात मान के अलग से प्रॉपर्टी बनाई और डरे नहीं, ना औरंगजेब से और नहीं अफजल खान से, नहीं शाइस्ता खान से। तो शिवाजी के पिता थे शाहजी भोसले और माता जीजाबाई, और उनके संरक्षक जो उनके फ्रेंड थे इनके फादर के, दादा कोंडदेव, उनका नाम दादा, इसके दादा नहीं है, ये कोंडदेव इनके फ्रेंड हैं इनके पिताजी के। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शाहजी भोसले जो हैं, इनकी जो जीजाबाई है वो इनकी वो वाइफ है जिनके कारण इनके बेटे का जन्म हुआ है शिवाजी का, तो वो मेन आदमी है, ठीक है शिवाजी। शाहजी ने यानी इनके पिताजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। इनके पिताजी तो बन गए नौकरी करने वाले एक चाकर बीजापुर के आदिल शाह के, और आदिल शाह ने देखो बाद में अफजल खान को भेजा इसको मारने के लिए। उनका बेटा कितना लायक है कि कहां तक पहुंचा। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी देके तू इसको संभाल ले, 12 साल के थे तब ये, और मैं जो है भाई मैं तो नहीं ऐसे राजपाट संभाल सकता, मैं वहां नौकरी कर लेता हूं। शिवाजी का विवाह हुआ सालबाई निम्बालकर से, कहीं कहीं साईबाई लिखा है, कहीं कहीं सालबाई, निम्बालकर से 1640 में 13 साल की छोटी सी एज में। और शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। आज भी आप जानते हैं ना मराठी भाषा आर्य भाषा परिवार में आती है। दक्षिण की भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और कोंकणी, ये द्रविड़ कुल की भाषाएं हैं। मराठी आपको गलतफहमी होगी कि साउथ की है, लेकिन मराठी आर्य परिवार की भाषा है। इन्होंने मराठी को अपने राजकाज की भाषा बनाया, महाराष्ट्र में जो बोली जाती है। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर एक साउथ में था कि कर व्यवस्था पर आधारित थी। तो इसने टैक्स में क्या किया, एक मोटा सा बता भी देती हूँ, इसने 33% कर लगाया था, 33%। बहुत ज्यादा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन अगर राजा सुविधाएं देना तो कर्ज ज्यादा नहीं होते, कितने भी लगा दो, बदले में सुविधाएं दो। इंडिया में भी टैक्स कितना भी लगा दें, लेकिन फिर एजुकेशन को फ्री कर दें, मेडिकल फैसिलिटी फ्री कर दें, रोड बहुत अच्छे दें। हम लोगों के दिमाग में अपने पेरेंट्स की और अपनी अगली पीढ़ी की चिंता ना हो। पेरेंट्स को कुछ दिक्कत हो तो अस्पताल फ्री होने चाहिए, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, और अगली पीढ़ी के लिए स्कूल फ्री हो। फिर सेविंग्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देश को सेविंग्स बिल्कुल नहीं चाहिए अगर सरकार गारंटी लेती हो कि हम बेस्ट एजुकेशन आपके बच्चों को देंगे और आपके पेरेंट्स को बेस्ट सुविधाएं देंगे, क्योंकि बीमारी पकड़ेगा शरीर बुढ़ापे में सबका, तो उस टाइम के लिए इंसान को पैसा चाहिए। वो सरकार गारंटी ले ले, चाहे 50% पैसे ले ले, लेकिन दिक्कत क्या, पैसे तो पूरे ले लेंगे ना, बच्चों की गारंटी लेंगे ना पेरेंट्स की ना इंसान की। फिर किस चीज के लिए पैसे लेते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ देखो ये क्या करता था, पैसा ये भी खूब लेता था, 33% कर था, बाद में इसने कहा सारे टैक्स हटा दो, 40% लो, सिर्फ एक टैक्स होगा 40%, और लोगों ने खुशी से दिया, क्योंकि इसकी सेना उनकी गारंटी लेती थी सेफ्टी की, उनकी सिक्योरिटी की। हमारे यहाँ ना सैनिकों की गारंटी कोई लेता, ना किसानों की, ना आम इंसान की। जब गारंटी नहीं लेते तो फिर टैक्स किस चीज का लेते हो। टैक्स लेने का मतलब होता है बदले में आपको सुविधाएं मिलेंगी। कौन सी सुविधा मिल रही है अलग से, ये सरकारी जो संस्थान थे ये भी बिकते जा रहे हैं, हमारे पैसों से बने हुए थे। तो यहाँ सिक्योरिटी किसी चीज की नहीं है। आप जब रोड पे चलते हो तो आपकी सिक्योरिटी का कोई कामकाज सरकार को नहीं है, कितनी गंदी सड़कें हो, स्लिप मारती हो गाड़ी, गड्ढे हो, पुल गिरे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर पकड़े जाते हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपके पास आरसी नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, गलती से आप भूल गए तो आपका चालान कट जाता है। ये गलत है ना, ये एक्सप्लॉयटेशन है। यहाँ ऐसा नहीं था। क्या बता रहे हैं देखो, भूमि मापने के लिए काठी का यूज करते थे ये, और मानक छड़ी का प्रयोग। भाई कितनी जमीन है, जैसे हर एक किसान की जमीन मापी जाती थी। भाई अच्छी जमीन है, हर साल 2 फसलें होती हैं, एक फसल होती है, खाली छोड़ते हैं, उस हिसाब से टैक्स लिया करते थे। टैक्स देने में किसी को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बदले में सुविधाएं मिलती थी। टैक्स दिक्कत तब है जब सुविधाएं ना मिले। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और उनके संरक्षक थे दादा कोंडदेव, इनका पड़ा। लेकिन इनके गुरु अगर पूछेंगे ना तो इनके गुरु थे समर्थ रामदास। रामदास इनके गुरु का नाम था, आध्यात्मिक गुरु। समर्थ क्योंकि वो बहुत कुछ जानते थे। शिवाजी के आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु थे समर्थ रामदास जी। माँ का नाम जीजाबाई, पिताजी शाहजी भोसले, और इनके जो संरक्षक थे केयर टेकर वो दादा कोंडदेव, और जिनसे इन्होंने एक गुरु वाला ज्ञान लिया वो थे रामदास। समर्थ क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो कैपेबल थे रामदास। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में, अभी देखो 1627 में पैदा हुआ, 1640 में शादी है, और उसके 13 साल में, अब इन्होंने 44 में क्या किया, शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण किले पर अधिकार कर लिया। बीजापुर को टक्कर दे रहे हैं ये, जहां इनके पिताजी नौकरी करते हैं। बीजापुर में तो नौकरी करते थे आदिल शाही वंश में, उन्हीं की, वहां टक्कर दे रहे हैं कि तुम्हारा किला मैंने जीत लिया। इनके पिताजी के ऊपर तो ब्लेम आया था कि ये कैसा लड़का है तेरा, भाई तू यहाँ नौकरी करता है और ये हमारे सिर पे चढ़ रहा है। तो तोरण का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, तोरण का किला, इस पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने धीरे धीरे अलग अलग दुर्गों पर अधिकार करके अपनी ताकत बढ़ाई और 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। जन्म हुआ था शिवनेर के किले में। पिताजी काम करते थे आदिल शाही बीजापुर वालों के यहाँ, उनका किला जीता जैसे 15-16 साल का हुआ। 13 साल में शादी हुई सालबाई निम्बालकर से, 1640 में 44 में किला जीत लिया तोरण का। और उसके कुछ टाइम बाद एक संधि की थी ना 65 में, उसको उल्टा कर दो, 65 को 56 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक राजधानी है मेरी, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। र से राजधानी, र से रायगढ़। शिवाजी का जन्म, श से शिवाजी, शिवनेर का किला। नेक्स्ट, बीजापुर के सुल्तान थे, बीजापुर जहां इनके पिताजी नौकरी भी करते थे, सुल्तान अली आदिल शाह ने 1659 में अफजल खां को, वो लंबा तगड़ा आदमी,
शिवाजी को नियंत्रित करने भेजा, परंतु शिवाजी ने उसे मार दिया। तो आदिल शाही जो है ना बहुत ताकतवर हैं। ये पहले ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि इनका सारा ध्यान था मुगलों की तरफ कि कहीं औरंगजेब हमारा हिस्सा ना हड़प ले। लेकिन अब वो फ्री हो गए। औरंगजेब अब ऊपर चला गया था बीच के इलाके में। 1658 में तो औरंगजेब दिल्ली में बैठ गया था जाके, 58-59 में वही टाइम है। फिर उन्होंने कहा जो हमारे अड़ोस पड़ोस में उभर रहा है इसको खत्म करो। इसी तरह औरंगजेब द्वारा भेजे गए शाइस्ता खान जो उसके मामा थे को भी शिवाजी ने भगा दिया। तो शिवाजी ने सोचो बीजापुर वाले को भी सीधा कर दिया और मुगलों वाले को भी। शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 में लूटा। तो शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा। इस 64 की लूट के बाद ही तो फिर जयसिंह को भेजा था मुगलों ने। औरंगजेब ने 1665 में राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। जयसिंह भी हिंदू और ये भी हिंदू। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पेपर में आ सकता है ये, पुरंदर की संधि किस सन में हुई और किस किस के बीच हुई? किसके बीच हुई? औरंगजेब और शिवाजी। औरंगजेब खुद नहीं गया बल्कि कौन गया है? जयसिंह, राजा जयसिंह पर विवश कर दिया। इसमें शिवाजी के काफी दुर्ग मतलब किले मुगलों के पास चले गए। 35 में से 23 किले हाथ से गए शिवाजी के इस संधि के कारण, जिसका नाम है पुरंदर की संधि 1665 में। नेक्स्ट, शिवाजी को 1666 में उनके पुत्र संभाजी, बड़ा बेटा इसका संभाजी, एक छोटा राजा राम के साथ आगरा में जो किला था ना उसके पास जयपुर भवन में, नाम जयपुर भवन है लेकिन है आगरा में, नजरबंद किया गया। परंतु वे वहां से भाग निकले। नजरबंद होता है भाई आप यहां से बाहर नहीं जा सकते, आपकी हर एक नजर मूव पर नजर रखी जाएगी। तो वहां से ये भाग गए बाद में। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में, अब राजधानी थी ना रायगढ़, वापस भाग आया, फिर अपने वापस से टेरिटरी बनाई और फिर अपनी उपाधि धारण की। इस बीच में इनकी मां भी एक्सपायर हो गई, इसलिए दोबारा भी राज्याभिषेक करवाया गया। तो शिवाजी ने रायगढ़ जो इनकी राजधानी थी इसके दुर्ग में वाराणसी या काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट, गंगा नदी से याद रखना, हिंदू थे ब्राह्मण थे, गंगा भट्ट द्वारा महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक की मैं हूं इंडिपेंडेंट इस एरिया का मालिक, अब मैं महाराजा हूं, महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। तो 1674 में इन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। काशी से या बनारस से, बनारस और काशी और वाराणसी एक ही जगह है, यहां से आए। क्या नाम था उनका? गंगा भट्ट याद रह जाए, भट्ट याद कर लेना, या गंगा भट्ट। और फिर उन्होंने इनको राज्याभिषेक, तो उसमें तुलादान हुआ और फिर एक दूसरी शादी, किस तरह के कई काम। अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। छत्रपति 6 साल रहे बस, ये 1674 से 1680 के बीच। नेक्स्ट क्या है? शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता थी अष्टप्रधान। इन्होंने ना जैसे अकबर ने नवरत्न बनाए थे ना, 9 खास आदमी, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, याद होंगे आपको ये, और फैजी, अबुल फजल और ये खाना वाला, तो इस तरह के जो लोग थे उसके नवरत्न थे। ऐसे इसने 8 खास आदमी चुने और इसने कहा भाई ये मेरे अष्टप्रधान हैं, 8 प्रधान आदमी जिनके दम पे ये राज करेगा। ध्यान से सुनो एक बात, यहाँ 4 चीजें पेपर में दुखी करती हैं। एक आता है 9 रत्न, एक आ जाता है नवरत्न। एक जैसे हैं मतलब भी एक है लेकिन दरबार अलग अलग हैं। 9 रत्न जो है ना ये गुप्त काल में थे, गुप्त काल में, और जो ये नवरत्न है ना ये अकबर के में थे, यानी मुगल काल में। अकबर लिख देंगे पेपर में या मुगल लिख देंगे, दोनों अलग अलग बातें हो गई। इसी तरह से एक शब्द आएगा अष्टप्रधान, ये रहा अष्टप्रधान। अगर अष्टप्रधान आता है ना, 8 प्रधान, 8 बड़े आदमी, तो हमें टिक करना है मराठों में या शिवाजी, जो भी मिल जाए। लेकिन अगर आ गया अष्ट दिग्गज, तो ये आपको टिक करना है। साउथ इंडिया में था एक राजा कृष्णदेव राय। तेनालीरामन का नाम आपने सुना हो, बहुत तेज दिमाग आदमी था तेनालीरामन। बहमनी विजयनगर जब पढ़ाऊंगी ना तो उसमें बताऊंगी ये। अब लेकिन सिर्फ अब यहाँ 4 चीजें कंपेयर करना, दिमाग में बैठाना, ऐसे पेपर दुखी करते हैं। अष्ट दिग्गज आ गया तो कृष्णदेव राय के दरबार में। ये कृष्णदेव राय कहाँ के हैं? ये विजयनगर के हैं, साउथ इंडिया में था हिंदुओं का विजयनगर साम्राज्य, इसके हैं। तो अष्ट दिग्गज आ गया तो अलग आदमी है हिंदुओं वाला, अष्ट प्रधान आ गया तो मराठे हैं, नवरत्न आ गया तो अकबर है मुगलों का, और 9 रत्न आ गया तो फिर पुराने टाइम का, गुप्तों का, प्राचीन काल का। ये एक जैसे लगते हैं लेकिन एक अक्षर से इनमें डिफरेंस आ जाता है। एक वहाँ प्रधान और दिग्गज है, यहाँ रत्न के आगे 9 और नव है। ठीक है, ये हिंदुओं वाला टाइम था, ये मुस्लिम वाला टाइम था, ये मराठों वाला टाइम था, और ये हिंदुओं वाला टाइम था। मराठे भी हिंदू ही थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। अब ये चारों नोट कर लेना जरूर, बाद में ये याद नहीं आते पेपर में। क्या कह रहे हैं? शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता अष्टप्रधान, यानी उनके 8 प्रमुख मंत्री थे। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। पेशवा इज इक्वल टू प्रधानमंत्री मान लीजिए। आज का जो पीएम है ना, इस तरह से पेशवा था। और एक दौर आया जब पेशवा ही पेशवा छा गए थे और फिर सब पीछे रह गए थे। देखो ये रहा अष्टप्रधान में पेशवा, ये प्रधानमंत्री है। बाकी सब तो पोस्ट है, पूछेंगे नहीं तुमसे, बस एक पढ़ लेंगे। ये मजूमदार था, थोड़ा सा लिखने में गलत कर दिया। दबीर था, चिटनी से ये नहीं आएंगे। वाकिया नवीस था, सरे नौबत था, पंडित राव, न्यायाधीश। बस इतना ध्यान रखना, 8 आदमी थे, 8 बड़ी पोस्ट पर। सबसे इंपॉर्टेंट था पेशवा। पेशवा इज इक्वल टू प्रधानमंत्री मान लो, राजा, और राजा के बाद प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री धीरे धीरे करके इतने इंपॉर्टेंट बन जाएंगे कि फिर राजाओं का खानदान ही खत्म हो जाएगा। शिवाजी ने मराठी को दरबार में प्रयोग किया। बार बार पढ़ रहे हैं हम, कौन सी भाषा यूज की? मराठी। इसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? पैसा खूब था क्या? स्टार्टिंग में देखो पैसा नहीं था। पिताजी ने जो पूना की जागीर दी थी वो तो बहुत उबड़ खाबड़ थी। ये दिख रहा था कि कैसे खेती होगी, खेती नहीं होगी तो जनता क्यों आके बसेगी, जनता नहीं आएगी तो टैक्स कौन देगा। राजा प्रजा के कारण होता है। आज भी ऐसा ही है, देश के पीएम, एमएलए, एमपी ना सब जनता के कारण है। जनता जिस दिन जाग जाती है उस दिन राजा फिर अपनी सीट पे गलत यूज नहीं कर पाता। इसको भी ये दिखा कि मुझे जनता कैसे